स्वागत है आप सभी का सप्रेम वंदे। मैं सोनल आपका स्वागत करती हूँ ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम जुड़ चुके हैं। जो हमने डिस्कस किया था शुरू के जो 40 प्रश्न थे CUET PG MA हिंदी के, और जो शेष 35 प्रश्न बचे कुल 75 में से, आज उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 65 प्रश्नों तक हमने हल कर लिया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगामी कोर्सेस में हम और भी विस्तार से एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए प्रश्न पत्र। ठीक है, सबसे पहला, या फिर बात करें सीरियल नंबर से, अनुक्रमांक नंबर से, तो सबसे पहला प्रश्न है 66। यह है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब तक आपने जितने सॉल्व किए, जितने हल किए मेरे साथ, वो अभिकथन और कारण से संबंधित नहीं थे। उसमें सीधे पूछा गया था या तो कोई काव्य पंक्ति, या तो कोई कथन, या तो कोई रचना, और आपने सीधे टिक किया था। लेकिन अब ऐसा है, कुछ प्रश्नों में एक कथन दिया होगा, दूसरे में कारण दिया होगा। आपको बताना होगा कि जो कथन दिया है उसका कारण ये दूसरा वाला है या नहीं, और यदि और उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न ये रहा, अभिकथन है, या फिर अंग्रेजी में आप कह लें असर्शन है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदि काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। बिल्कुल सही बात है, दी है। उन्होंने कहा है उसे वीर गाथा काल। कारण, इसका कारण क्या यह है कि रामचंद्र शुक्ल के अवचेतन में वीरता के प्रति एक आकर्षण था। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में इसके लिए अवसर न था, इसलिए यह नाम आदि काल को ही दिया जा सकता था। कहने का मतलब यह है कि ये कारण था क्या, कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मन में वीरता के लिए, और क्योंकि भक्ति में, रीति काल में और आधुनिक काल में इसके लिए अवसर नहीं था कि उस पर नाम ही रख दिया जाए, क्योंकि भक्ति काल में वीरता पे तब भी कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन भक्ति का पुट हमें ज्यादा मिलता है। वैसे ही आधुनिक काल में जो विभिन्न मुद्दे हैं, प्रगतिवादी बातें हैं, जो छायावादी बातें हैं, ये ज्यादा हैं, तो वहां पे भी वीरता का उतना ज्यादा उल्लेख उतना नहीं मिलता है जितना आदि काल में मिलता है। तो बिल्कुल सही कारण है। तो इसका सही पहला उत्तर हो जाएगा ए और आर, मतलब असर्शन और रीजन, या फिर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। जो रीजन है असर्शन का, बिल्कुल उसी के साथ तालमेल बैठाता है कि वीरगाथा काल उन्होंने नाम रखा होगा तो क्यों रखा होगा, और क्यों रखा होगा वो लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि इसी के बेसिस पे लिखा है, इसी के आधार पे रखा है, तो फिर आप आंसर ए टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े से जटिल होंगे, या फिर इन पर थोड़ी सी आपको ज्यादा गंभीरता दिखानी होगी इन केवल 5-6 प्रश्नों में। अब है प्रश्न क्रमांक 67वां। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा कारण के रूप में या फिर आर के रूप में। पहले जैसा ही अभिकथन की बात करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि मध्यकालीनता अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता की प्रवृत्तियों की वाहक होती है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है जो मध्यकालीनता जो भी होती है, मेडाइवल टाइम होता है जो भी हिस्ट्री में, सबसे पहले होता है जो पुराना होता है, आदिकाल होता है, फिर एक मध्यकाल आता है, उसके बाद आधुनिक काल आता है। तो जो मध्यकाल होता है उसमें एक रुकावट होती है, उसमें जड़ता मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, रूढ़िवादिता होती है, बहुत पुरानी चीजें चली आ रही होती है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं होती है। ठीक है, तो माना जा सकता है कि हाँ ये तो सही है। अब दूसरा, इसका कारण देखा जा रहा है, कारण यह बताया जा रहा है कि आधुनिकता ने मध्यकालीनता को विस्थापित कर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और जनतंत्र की चेतना का प्रसार किया। ऐसा है कि दोनों तो सही हैं। ठीक है, जो आधुनिकता है उसमें क्या होता है, नए नए गैजेट्स आ जाते हैं, या फिर अब साहित्य की बात करें तो नई नई चेतना आ जाती है, लोग स्त्री विमर्श पे बात करने लगते हैं, लोग दलितों के हक में लिखना शुरू करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, एक दूसरे में भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है, ये तो है, लेकिन क्या जो मध्यकालीन को जड़ माना जाए इसलिए कि आदिकाल जो आधुनिक काल है उसके बदले में आ जाता है? नहीं, दोनों सही बात है, लेकिन ये उसका कारण नहीं है। क्या मध्यकाल में रूढ़िता इसलिए है कि आधुनिक काल उसको रिप्लेस करने वाला है बाद में? नहीं, दोनों सही है लेकिन कारण नहीं है वो। ठीक है,
एक काल का पिछड़ापन दूसरे काल के आधुनिकता के कारण नहीं होता, ठीक है? वो पिछड़ापन होता है अपने पिछड़ेपन की वजह से। आधुनिकता तो बाद में विस्थापित करती है, लेकिन कारण वो नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद ठीक है, इसको आप ये थोड़ा-सा पेचीदा लग रहा होगा, तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मध्यकाल में लिखी गई थी कई बातें, जैसे कि मध्यकाल में ज़्यादा राजनीतिक चेतना की बात नहीं की गई थी तुलसीदास के द्वारा, कई लोगों के द्वारा। लेकिन मान लीजिए जैसे रीतिकाल था, रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों मध्यकाल में आते हैं, ठीक है? तो रीतिकाल के समय में क्या हुआ था, केवल लड़कियों के सौंदर्य पे बात की गई थी। जो स्त्रियाँ होती है, उनके शरीर पर, उनके अंगों पर ज़्यादा बात की गई थी, कई नायिका भेद किए गए थे, ठीक है? लेकिन वहाँ पे ना वीरता के उतने काव्य दिखते हैं, ना बाद की जो चेतना होती है स्वतंत्रता की, कैसे स्त्रियों के हक में बात की जाए, कैसे दलितों के हक में बात की जाए, ये तब नहीं था, ठीक है? तो वो रीतिकाल जड़ था, एक एक हिसाब से रूढ़िवादी काल था। तो क्या उसका कारण ये है रूढ़िवादी होने का कि आधुनिकता बाद में उसको विस्थापित करे? नहीं ना। आधुनिकता ने बाद में उसको विस्थापित किया, एक काव्य का रूप बदल गया, लेकिन वो कारण नहीं है आधुनिकता इसके रूढ़ी होने की। आशा करती हूँ आप अब बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 68 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा कारण आर के रूप में, ठीक है? फिर से ये वैसा ही एक सवाल है। अभिकथन या फिर एक कथन रखा गया है कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का अमूल्य योगदान है, ठीक है? अब ये तथ्य के तौर पे लिखा गया है, तो आप पढ़ेंगे आधुनिक काल में तो आपको पता चलेगा कि हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज एक था जिसमें खड़ी बोली का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। जो उसके प्राध्यापक थे, जो उसके प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने कई नई किताबें जारी की, उन्होंने खड़ी बोली में कई अनुवाद कर्म किया, ठीक है? तो उसका तो निसंदेह, दो मत वाली बात नहीं है, निसंदेह खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का अमूल्य योगदान है। वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स रहे थे, वहाँ पे कुछ रचनाकार रहे थे, ठीक है? तो उसके बाद है कारण। औपनिवेशिक शासक खड़ी बोली का प्रसार कर देश भाषाओं को हाशिए में धकेलना चाहते थे, ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासक खड़ी बोली का प्रसार कर देश भाषाओं को हाशिए में धकेलना चाहते थे। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी खड़ी बोली का विकास किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो उसका कारण ये था कि जो अंग्रेजों ने वहाँ पे इसलिए खड़ी बोली को थोपा या फिर पढ़ाया, ताकि जो देश भाषाएँ हैं, उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज़्ड कर दिया जाए, बिल्कुल हाशिए से बाहर कर दिया जाए, उनको विलुप्त कर दिया जाए। तो क्या ये कारण रहा होगा? नहीं। उस समय रहा था शिक्षा का प्रचार, ठीक है? आप नगेंद्र में जाएँगे, नगेंद्र की किताब में आपको बिल्कुल वहाँ पे पुष्टि मिलेगी कि ऐसा तो उद्देश्य नहीं था। हमारे ये कैंडिडेट ने उत्तर दिया है ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। लेकिन जो नेट का हम एनटीए ने जो आंसर जारी किया था, उसमें यह आंसर आपको मिलेगा। इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद हुआ था कि कई विद्यार्थियों ने अर्जियाँ दी थी कि ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एनटीए ने कहा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हालाँकि हम नगेंद्र में देखते हैं तो हमें कुछ और ही जानने को मिलता है। पर हर साल कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो जिस पे सबको काफ़ी शंका होगी, जिस पे डाउट होगा और संतुष्ट नहीं हो पाते हैं एनटीए के उत्तरों से, पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आप भी इस पर सोचकर बताइए कमेंट पर कि आपकी क्या राय है या फिर टेलीग्राम चैनल पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है पहले जैसे ही, और दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों को साहित्यिक रूप दिया, ठीक है? इससे तो आप बिल्कुल सहमत होंगे कि नाटकों को साहित्यिक रूप दिया, एक हिंदी नए चाल में ढली, नाटक नए तरह के तरीके से लिखे गए थे। उसके बाद कारण उसका यहाँ पर देखिए, भारतेंदु फारसी नाटकों की सस्ती रुचि से असहमत थे, इसलिए वे गंभीर नाटकों के पक्षधर थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है, अभिकथन तो सही है, आर भी सही है, ठीक है? मतलब उनका मानना था कि पारसी नाटकों में ज़्यादा तामझाम होता है, तो उसे एक हम भारतीय तरीके से लिख सकते हैं, गंभीर नाटकों के रूप में, ठीक है? इसलिए उन्होंने नाटकों को एक साहित्यिक रूप देना शुरू कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये।
उसके बाद नीचे 2 कथन दिए गए हैं पहले जैसे ही, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा आर के रूप में। भारतीय हिंदू युग नव जागरण की चेतना का युग है, यह है अभिकथन। ठीक है, तो ये तो है, नव जागरण की चेतना का युग तो था भारतीय हिंदू युग। एक नए तरीके से हर किसी विधा को संवारा जा रहा था, नई चेतना लाई जा रही थी। कारण, भारतीय हिंदू युग में सामाजिक आंदोलन के प्रभाव से जनता में नव चेतना का उदय हुआ तथा विधवा विवाह, सती प्रथा, नारी शिक्षा, अंधविश्वास और अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली रचनाएं लिखी गई। इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये तो सही है और नई रचनाएं लिखी गई, इसीलिए इसे हम कहेंगे नव जागरण की चेतना का युग है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की या फिर कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 71वां। 70 तक आपने सुना, आप बने हुए हैं गंभीर तरीके से, खुद को शुक्रिया कहें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा आर के रूप में, तो इसकी अब पुष्टि करनी है हमें। अभिकथन कहा गया है कि सांप्रदायिक समस्या प्रेमचंद की चिंता का मुख्य विषय थी। सांप्रदायिक समस्या मतलब वो जो धर्म के नाम पर एक सांप्रदायिकता की दीवार खड़ी कर दी जाती है, क्या हमें प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में देखने मिलता है? जी हाँ, मिलता है। ईदगाह जैसी कई आपको कहानियां मिल जाएंगी। प्रेमचंद ने 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं, 11 से 16 तक उपन्यास लिखे हैं। इनमें सांप्रदायिकता, सामंतवादिता, इन सब के खिलाफ इन्होंने कठोर प्रहार तो किया है, कुठाराघात तो किया है। कारण यहाँ पे बताया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से गहराई से जुड़े होने के कारण प्रेमचंद की सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे। कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रेमचंद कई सारे आंदोलनों से जुड़े हुए थे, चाहे वो पत्रिका पत्राचार या फिर व्यक्तिगत तौर पे वो कई नेताओं से जुड़े हुए थे, कई लोगों से जुड़े हुए थे, और उतनी चेतना उन्हें वहां पे ज्यादा आई कि सांप्रदायिकता यहाँ पर देश की एकता और अखंडता को रोकने में बाधक साबित हो रही है। ठीक है, तो इनको वहां पे ये समझ ज्यादा भी उनको और ज्यादा विकसित हुई, इसलिए इन्होंने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में इसे एक बाधा के रूप में उकेरा है। तो सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बिल्कुल। बेशक आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 72 यहाँ पर है। फिर से एक दिया गया है ए और दूसरा आर। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था जो भी 1936 के बाद जो समय आता है, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, तो इसमें कहा जा रहा है एक वैचारिक आंदोलन था। हम देखेंगे जो उसके बाद जितने भी कवियों ने लिखा, जैसे कि हम मान लें प्रगतिवादी के तौर पर हमारे आए हुए थे, अज्ञे ने तो इधर लिखा था, काफी लोगों ने यहाँ पर लिखा था, धूमिल हुए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिखना शुरू किया था। तो प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन तो निश्चय ही था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ पंक्तियां भी प्रगतिवादी पंक्तियां हैं। मुक्तिबोध की कुछ पंक्तियां एक चेतना से सराबोर मिलती है। तो वैचारिक आंदोलन तो ये निश्चय ही था, प्रगति नाम से पता चलता है। कारण, उपनिवेशवाद और सामंतवाद का विरोध, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श मुक्ति चेतना को लोक व्यापी बनाने में प्रगतिशील आंदोलन की महती भूमिका है। हाँ, ये सब करने के लिए प्रगतिवाद काफी कारगर साबित हुआ था। तो यहाँ पर फिर से उत्तर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला सवाल है, साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लाइए। ठीक है, आपके सामने प्रदर्शित हैं 4 रचनाओं के नाम। ये साहित्य इतिहास ग्रंथ है, साहित्य के इतिहास का वर्णन है इन सभी ग्रंथों में। इनके कालक्रम के अनुसार हमें इन्हें जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, फिर उसके बाद है इस्तवार लित्यत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, तो जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था शुरू के प्रश्नों में, इस्तवार लित्यत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ये एक फ्रेंच में लिखी गई किताब है गार्सा द तासी ने, और ये सबसे पहला प्रयास है हिंदी साहित्य के इतिहास को शामिल करने का। ठीक है, तो ये सबसे पहले निसंदेह लिखा गया था। आप ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे पहले हमें अब देखना है डी,
डी ऑप्शन किसमें सबसे सामने है? आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में डी सबसे पहले है, ठीक है? फिर भी आप एक मिलान कर लेंगे। उसके बाद लिखा था शिव सिंह सरोज लिखा गया था, ठीक है? उसके बाद ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। उसके बाद लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा था ग्रियर्सन ने। उसके बाद आखिर में लिखा गया था हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है? आपके सबसे पहले ही अध्याय में इसका जिक्र मिलेगा। आप किसी भी साहित्य इतिहास की आधुनिक किताब उठा लें। अगला सवाल है, निम्नलिखित कवियों को उनके रचना काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब बात हो गई साहित्य इतिहास ग्रंथों की, अब रचनाकारों की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 4 रचनाकारों के नाम अंकित हैं। सबसे पहले है नूर मोहम्मद, दूसरा है असद ज़ैदी, तीसरा है अमीर खुसरो, चौथा है मलिक मोहम्मद जायसी। यदि आपको हिंदी की थोड़ी-सी समझ है तो आपको पता होगा कि सन 1255-1325 के आसपास हुए थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का यहाँ पर मिल जाता है वर्णन आदिकाल में ही, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इतना पता चल जाएगा कि सी सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमें इसकी पुष्टि करनी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है सी, डी, ए, बी, जो सी से शुरू होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी, बी, डी, ए। तो अब हमें देखना है कि सी के बाद डी आएगा या बी आएगा। हम देखेंगे डी में है मलिक मोहम्मद जायसी और बी में है असद ज़ैदी। आपको पता होगा या पता कर लेंगे आप कि मलिक मोहम्मद जायसी ये आए थे भक्ति काल के आखिर में, जो पद्मावत इन्होंने ही लिखा था, जिस पर फिल्म भी बाद में आगे जाकर बनी। मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं अमीर खुसरो के बाद। उसके बाद आते हैं नूर मोहम्मद आते हैं, ये भी रीति काल में ही ये भक्ति काल के इधर आखिर आखिर में आपको मिलेंगे। ये जायसी के बाद में नूर मोहम्मद जो आपको सूफी काव्य धारा मिलेगी, वहां से ये ताल्लुक रखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी और नूर मोहम्मद, और सबसे आखिर में आएंगे असद ज़ैदी, ठीक है? उसके बाद तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सी, डी, ए, बी। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 75, निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है? पहला है अजातशत्रु, आगरा बाजार, कोर्ट मार्शल, अंधेर नगरी, ठीक है? अजातशत्रु लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, आगरा बाजार लिखा है हबीब तनवीर ने, कोर्ट मार्शल लिखा है सुदेश दीपक ने, उसके बाद अंधेर नगरी आपको पता है भारतेंदु ने लिखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपको इतना भान है कि कौन से लेखक किस काल में पहले आए थे, आपको यदि आदि भक्ति रीति और आधुनिक काल की समझ हो गई ना, तो और एक लेखकों का नाम आपने खाका मन में तैयार कर दिया कि कौन कब आए थे, तो उनकी रचनाओं का भी आप यहाँ पे सक्रम लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जाहिर सी बात है अंधेर नगरी लिखी गई थी भारतेंदु के समय में, जब हिंदी अपने युवावस्था की ओर हो रही थी, संवर रही थी। उसके बाद आते हैं निसंदेह तौर पे अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद काल में आते हैं। उसके बाद आते हैं आता है आगरा बाजार। आगरा बाजार लिखी थी हबीब तनवीर ने, जब नाटक थोड़े से प्रसंस्कृत होकर आगे निखर के लिखे जाने लगे थे। और सबसे बाद में लिखा है कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी ने, जो कि इन सब के बाद के लेखक हुए, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 76, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे 4 उपन्यास दिए गए हैं, फिर से हमें क्रम में लगाना है इन्हें। और एक बार आप यदि पकड़ लें, आप एक यति पकड़ लें कि कौन किसके बाद आए लेखक, कौन सा काल किसके बाद आया, उनका एक एक रफ एक रूखा सा एक ढांचा खाका तैयार कर लें, तो आपको ये बहुत ज्यादा मजे आएंगे इन प्रश्नों को हल करने में। ये है उपन्यास मैला आंचल, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा परीक्षा गुरु, क्योंकि ये हिंदी का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है, तो फर्स्ट इज फर्स्ट। एंड उसके बाद आ जाएगा गोदान। गोदान प्रेमचंद ने लिखा था उसके बाद के समय में, जब उपन्यास एक थोड़े से युवावस्था में पहुंच रहा था। उसके बाद आ जाएगा शेखर एक जीवनी, और सबसे अंत में आ जाएगा मैलांचल, ठीक है? शेखर एक जीवनी आपको पता है अज्ञे ने लिखी है, और मैलांचल लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, ठीक है? उसके बाद निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जन्म वर्ष देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इतनी जहमत कितने कैसे ये उठाएं कि पहले उनका काल याद करो कि कब हुआ था। फिर उसके बाद रचनाकारों
की रचना का ध्यान रखो कि कब कौन सा लिखा गया था, और अब जन्म भी देखना है कि कब कौन पैदा हुआ था, नहीं। बस आपको क्रम में ये पूछा जाता है कि कौन किसके बाद। तो यदि आपको याद हो कि कौन सा कवि किस काल में हुआ था और कौन सा काल किसके बाद आया था, कौन सा युग किसके बाद आया था, कि सूफी काव्य धारा कब आई थी, छायावादी कविता कब आई थी, इतनी समझ काफी होती है ऐसे सवालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है बिहारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरहपा, मीराबाई। यदि आपने आदिकाल आप यदि पढ़ें तो आपको पता चलता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास सरहपा नाम के एक कवि हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनका जन्म माना जाएगा। उसके बाद भक्ति काल आता है आदिकाल के बाद, उसमें आती है मीराबाई। ठीक है, उसके बाद रीति काल आता है। रीति काल से आपको पता है बिहारी, जो मैंने बताया था रीति सिद्ध कवि, बिहारी आ जाते हैं, और उसके बाद अंत में आ जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो ताल्लुक रखते हैं आधुनिक काल से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, CDAB। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, बढ़ते या घटते ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कवित्त रत्नाकर, प्रिय प्रवास, दोहा कोश, विनय पत्रिका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा दोहा कोश, क्योंकि ये है आदिकाल में लिखा गया था। ठीक है, इसे लिखा था सरहपा ने ही। उसके बाद विनय पत्रिका लिखा गया था भक्ति काल में। ठीक है, भक्ति काल में किसने लिखा था विनय पत्रिका? तुलसीदास जी ने, हमारे महाकवि हुए। फिर उसके बाद लिखा गया था कवित्त रत्नाकर। ठीक है, और रीतिकाल में, और उसके बाद अंत में लिखा गया था प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CDAB। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। निम्न कहानियों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। शरणार्थी, फेंस के इधर और उधर, पूस की रात, उसने कहा था। तो ये कहानियों की बात हो रही है उनके प्रकाशन वर्ष की। तो सबसे पहली जो कहानी थी हिंदी की वो थी उसने कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा उत्तर डी। ठीक है, और हम यहाँ देखेंगे सारे ऑप्शंस में, सारे विकल्पों में डी केवल एक में है सामने, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं पूस की रात, ये गुलेरी जी ने लिखा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, बहुत शुरू के समय में लिखा था 1900 के आसपास में। 19वीं सदी में उन्होंने लिखा था, 1985 के आसपास इधर वो लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 1915 की कहानी इधर, फिर उसके बाद आ जाता है पूस की रात। पूस की रात ये लिखा था प्रेमचंद ने। उसके बाद फेंस के इधर और उधर लिखा गया था DCA, शरणार्थी लिखा गया था, और उसके बाद अंत में फेंस के इधर उधर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ADCAB। उसने कहा था पूस की रात, शरणार्थी, फेंस के इधर और उधर। ठीक है, अगला प्रश्न, ये जरा सा एक और प्रश्न आपको अच्छा सा मिला है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कथन ए है, कथन पहला है, बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। जैसे कि उनके बारे में कहा गया है ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही सतसैया के दोहरे जियो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो गागर में सागर भरने की बात की गई है कि मतलब ये बहुत छोटा सा, सिर्फ दो पंक्तियों के दोहे में इतना लिख देते थे, विश्व भर की बातें उसमें हो जाती थी पूरी। बहुत सारी इनकी पंक्तियां आपने पढ़ी होगी कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, कि जितना जितना श्याम के रंग में मैं डूबती गई उतनी उतनी उजली होती गई। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी इनकी। तो इनको हाँ गागर में सागर भरने वाला कवि माना गया है। दूसरा ये है कारण, घनानंद प्रेम की पीर के कवि के रूप में विख्यात हैं। आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब, तो वहां पे प्रेम की पीर का कवि माना गया है घनानंद ने। इन्होंने अपनी प्रेमिका जिसका नाम था सुजान, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी है, और प्रेम की पीड़ा का, पीर का जितना इन्होंने वर्णन किया है उतना अन्यत्र दुर्लभ सा लगता है। ठीक है, आगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर कारण लिखा गया है पर यह कथन होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 81, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कृतित्व संक्रांति कालीन चेतना का स्वरूप है। ठीक है, रूप है। तो हम देखेंगे भारतेंदु ने जो भी लिखा है, संक्रांति काल मतलब एक रिवॉल्यूशन पीरियड था, एक
क्रांति वाला युग था जहाँ पर पहले से दूसरे में हम प्रवेश करते हैं। पहले सिर्फ रीतिकाल की बातें की जाती थी। इसमें एक आधुनिकता का पुट मिलता है, एक समावेश होने लगता है ये जितने भी विषय हैं। स्त्री को केंद्र में रखकर, दलितों को केंद्र में रखकर, ग्रामीण चीज़ों को केंद्र में रखकर, शहरी चीज़ों को केंद्र में रखकर ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके खिलाफ जो राष्ट्रीय चेतना थी वो सारी यहाँ पर पुष्ट होती हुई दिखती है, एक सबल रूप देकर लेकर आती है। तो हाँ, ये संक्रांतिकालीन चेतना का रूप तो है। दूसरा कथन देख लेते हैं। भारतेंदु के काव्य में मध्य युगीन परिपाटी का न तो अनुसरण है न प्रभाव। इसमें कहा जा रहा है कि मध्यकाल जो था, भक्ति काल और रीति काल, उसका ना यहाँ पे प्रभाव दिखता है, ना यहाँ पे अनुसरण दिखता है, ना मतलब वहां पे वो बातचीत खत्म हो जाती है जो चीजें मध्यकाल में हुआ करती थी। पर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसा है नहीं, क्योंकि भारतेंदु का काव्य आप देखेंगे तो बहुत वृहद है। वहां पे कृष्ण पर काव्य लिखा गया है, वहां पर कुछ कई सारी तरह की आपको अलग-अलग कृतियाँ मिल जाएगी जो एक रीति काव्य ढंग की आपको शैली में देखने को मिलती है। इनके जो पिता थे गिरधर जी, तो वो वो भी आते हैं रीति काल में, तो इनमें भी थोड़ा-सा वो पुट दिखता है, थोड़ी-सी वो जो विशेषताएँ हैं मध्यकालीन युग की, वो प्रेरणा है वो भी ज़रूर दिखती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है। अगला सवाल है 82। कथन 1 है, हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन ज्योतिबा फूले ने किया। क्या ऐसा है? उन्होंने नवजागरण तो लाया विश्व पटल पर भारत में, लेकिन हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन उन्होंने नहीं किया। हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन किया था भारतेंदु ने, जो हमने अभी बात की। ठीक है। द्विवेदी युग में नवजागरण की धारा अवरुद्ध हो गई। क्या भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आया, क्या वहां पे नई बातें करनी बंद कर दी गई? क्या वहां पे जो चेतना आई थी, राष्ट्रीय चेतना, वो क्या गायब हो गई? नहीं, वो बाधित जरा भी नहीं हुई, बल्कि वो धारा और भी ज्यादा विस्तृत हो गई, प्रवाहमयी हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 गलत है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83। कथन 1 है, प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है, निसंदेह। तो सबसे पहले वो एक पत्रिका आती है अज्ञेय की, सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय जी की एक पत्रिका आती है तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों की रचनाओं को लिया जाता है। तार सप्तक, सप्तक मतलब 7 से आशय है यहाँ पर। तो वहां से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, और प्रयोगवाद में बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को अधिक महत्व दिया गया है। हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रयोगवाद जो है उसमें बौद्धिकता ज्यादा होती है, उसमें भावुकता तो सबसे ज्यादा दिखती है हमें छायावाद में, लेकिन उसके बाद एक अलग सी चेतना आती है कि उसमें ज्यादा बौद्धिक रूप से सोचा जाता है। ठीक है। अज्ञेय की कविताओं में आप खासकर झलकी पाएंगे, धूमिल की कविताओं में पा जाएंगे, उसके बाद आप पाएंगे सुमन जी की कृतियों में, उसके बाद आप राजेंद्र जी की कविताओं में पा जाएंगे। बहुत सारे तार सप्तक के कई कवि हुए। 4 भाग में निकला था ये तार सप्तक। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में आप देखेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि बौद्धिकता को ज्यादा महत्व दिया गया था, भावात्मकता को कम भाव मिला। ठीक है। अगला सवाल है, प्रेमचंद के उपन्यासों में सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जटिल स्वरूप को उभारा गया है। ठीक है। तो हाँ, उभारा तो गया है। वहां पे सामंतवाद पर चोट की गई है, महाजनी सभ्यता के विरोध में लिखा गया है, हमने थोड़ी देर पहले बात की है इस पे। उसके बाद तो कथन 1 तो सही है। दूसरा कथन है, प्रेमचंद की रचनाओं में जनवादी चेतना का नितांत अभाव दिखाई पड़ता है। क्या जनवादी चेतना वहां पर कम थी? लोगों के बारे में कम सोचा गया था? नहीं, कतई नहीं। कतिपय हम यहाँ पर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है। अगला सवाल है 85। कथन 1 है, कहानी में जीवन के किसी एक भाग की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। हाँ, कोई भी छोटी कहानी होती है, उसका दायरा छोटा होता है, कुछ 12 पृष्ठों की, 3 पृष्ठों की होती है, तो उसमें एक भाग की झलकी मिल पाती है, किसी के भी एक पूरे जीवन की वहां पे एक सामग्री नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो ये तो सही है। कथन 2 है, उपन्यास में जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करना संभव हो पाता है। हाँ, एक उपन्यास लंबी यात्रा में होती है, किसी के बाल्यकाल से लेकर बाद तक की बात की जा सकती है।
तो ये डायमेंशन उसका बृहद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प संख्या ए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 86 में हम आते हैं। कथन 1 है, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। सही बात है, ये बात रामचंद्र शुक्ल ने भी की है, इसके पहले की पहले वीडियो में हमने बात की है। दूसरा है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा होता है, इस पर भी हमने बात की है, बिल्कुल होता है। तो कथन 1 है वो सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर, निम्न में से कौन भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक को आपको चुन लेना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 3 कवियों को इसमें छांट कर बताना है कि भक्ति काल के कवि कौन है। तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, चंद्रबरदाई नहीं है। तो चंद्रबरदाई कहाँ से थे? ये थे आदिकाल के, इन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखा था। देव हैं नहीं, देव ने भी ये थोड़े से इधर रीति काल में आ जाते हैं। नानक हैं, बिल्कुल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और ई। तो यहाँ पर है सी, केवल ए, बी, ई, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आदिकालीन ग्रंथ हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन यहाँ से छांटने हैं। हम्मीर रासो हाँ, बीजक नहीं, ये तो कबीर ने लिखा था भक्ति काल में। सी, पृथ्वीराज रासो हाँ, ये आदिकालीन है, अभी मैंने बताया चंद्रबरदाई के बारे में। डी, परमाल रासो हाँ, परमाल रासो भी है। ई, सूरसागर नहीं, ये तो सूरदास ने लिखा था भक्ति काल में। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल ए, सी, डी। हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये तीनों आदिकाल समय में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है 89, निम्न में से कौन से कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बोधा हाँ, बिल्कुल ये रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। बिहारी नहीं, रीति सिद्ध में आते हैं, वीडियो 1 में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। ठाकुर हाँ, ये आते हैं। घनानंद हाँ, ये भी रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। केशवदास नहीं, केशवदास नहीं आते, केशवदास आते हैं रीति बद्ध में, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल ए, सी, डी, बोधा, ठाकुर, घनानंद। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसे जहन में रखें, जहन में सुरक्षित रखें इस उत्तर को। प्रश्न क्रमांक 90, निम्न में से कौन से उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए हैं? जुलूस, अपने अपने अजनबी, परती परिकथा, पानी के प्राचीर, मैला आंचल, ठीक है। जुलूस लिखा है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने लिखा है परती परिकथा, और उसके बाद लिखा है ई, मैला आंचल, ठीक है। ये तीनों लगभग स्थानीय उपन्यास है, इनको आंचलिक उपन्यास बोला जाता है, जो उन्होंने अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य में लिखा है इन्हें, ठीक है। उसके बाद आता है अगला सवाल, निम्न में से प्रेमचंद द्वारा विरचित कहानियां कौन सी है? प्रेमचंद ने कौन सी कहानियां रची हैं इनमें से? ताई, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन, प्रायश्चित, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ताई नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है पूस की रात, बड़े घर की बेटी और कफन, इनकी ये बहुचर्चित कहानियां हैं। निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? आपको ये पता होगा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत और रांगे राघव में, ठीक है। तो इसमें है जैसे कि नागार्जुन थे प्रगतिवादी कवि, जयशंकर प्रसाद आ जाते हैं, अपनी महादेवी वर्मा है और सुमित्रा नंदन पंत, ये 3 हमारे छायावादी कवि रहे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल ए, बी और डी, ठीक है। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं? कामायनी एक पुनर्विचार, प्रेमचंद और उनका युग, कबीर, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज। तो यहाँ से कामायनी एक पुनर्विचार तो मुक्तिबोध ने लिखी थी, ठीक है। तो प्रेमचंद और उनका युग ये था रामविलास शर्मा द्वारा। कबीर उन्होंने नहीं लिखा है, ये लिखा है द्विवेदी जी ने। निराला की साहित्य साधना हाँ लिखा है शर्मा जी ने। भाषा और समाज भी रामविलास जी ने लिखा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल बी, डी और ई। प्रेमचंद उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज। उसके बाद
94वां सवाल, निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ऐसा है सूची का मिलान करना है एक से दूसरे में। कबीर, कबीर ने कौन सा लिखा था? बीजक, हमने थोड़ी देर पहले बात की। जायसी ने लिखा था पद्मावत, इस पर भी हमने बात की। सूरदास, सूरसागर, ये भी हमने बात की। और तुलसीदास ने लिखा था बरवे रामायण। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाता है बी, 3 4 1 2। ठीक है, इस क्रम में। 95, सूची के साथ सूची एक के साथ दो का मिलान कीजिए। बिहारी, बिहारी ने लिखा सतसई, इस पर मैंने बात की। मतीराम, मतीराम ने क्या लिखा था? मतीराम ने लिखा था रसराज। उसके बाद कालिदास त्रिवेदी ने लिखा था कालिदास हजारा। घनानंद ने लिखा था सुजान हित प्रबंध, ये भी मैंने बताया था, इनकी प्रेमिका रही थी सुजान। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ प्रश्नों, कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ बातें हैं जिन पर यदि आपने गहनता से बातचीत की है तो 3 4 सवाल उससे बहुत ज्यादा संबंधित मिल जाएंगे आपको। प्रश्न क्रमांक 96, यहाँ पर बात की गई है सूची 1 से सूची 2। फिर से, परीक्षा गुरु किसने लिखा था? परीक्षा गुरु हमें पता है, इस पर भी बात की, लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, चंद्रकांता लिखा था देवकी नंदन खत्री जी ने। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा ये लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निर्मला लिखा था प्रेमचंद ने। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इसके बाद बढ़ेंगे 97 पे। फिर से यही करना है हमें बताने कि किसने कौन सी कृति रची थी। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने लिखा था एक निबंध, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह है तीसरा। उसके बाद लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, नाटक पर लिखा था इस शीर्षक से। महादेवी वर्मा ने लिखा था श्रृंखला की कड़ियां। और उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था पृथ्वीपुत्र। यदि आपको चौथे का पता नहीं है वासुदेव शरण जी ने क्या लिखा था, फिर भी ये 3 ऐसे मुख्य रचना और रचनाकार हैं जिनका आपको पता हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद 98, इसमें फिर से सूची का मिलान करना है। पार्टीशन, पार्टीशन किसने लिखा था? ये लिखा था स्वयं प्रकाश ने। चीफ की दावत लिखी थी निसंदेह भीष्म साहनी ने। डिप्टी कलेक्टरी लिखा था अमरकांत ने। अमरकांत का भी जिक्र हो चुका है थोड़ी देर पहले। परिंदे लिखा है हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे सिरमौर लगभग लोग इनकी किताब को अपने अ, हृदय से लगा कर रखते हैं। निर्मल वर्मा ने लिखा है परिंदे। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 99, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने लिखा है कबीर का रहस्यवाद, उन्होंने कबीर पर भी काम किया था। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है बिहारी। और गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है महाप्राण निराला। ठीक है, तो सवाल सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। और इसी के साथ हमारा सबसे अंतिम सवाल आ गया है। तो गोपाल चंद गिरधर दास, जो मैं गिरधर दास जी की बात कर रही थी, भारतेंदु जी के पिताश्री, तो ये है गोपाल चंद गिरधर दास। इन्होंने लिखा था नहुष नाम का नाटक। उसके बाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था जानकी मंगल, जिनका मंचन जब हुआ था तो भारतेंदु जी ने भी हिस्सा लिया था। अ, फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था भारत दुर्दशा नाटक। और अंत में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था नई रोशनी का विष। तो आशा करती हूँ आपने बहुत मन से सुना होगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 3 4 1 2। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपके साथी सोनल प्रधान, हमेशा आपका स्वागत है ड्रीम यूनिवर्सिटी में। और ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे हम टेलीग्राम के जरिए। उसके बाद साथ ही बहुत सारी और बैचेस हम लेके आएंगे कुछ ही दिनों में। जुड़े रहिएगा। सबका साथ सबका विश्वास, सप्रेम वंदे, नमस्कार।